हेलो दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि जिंदगी कभी 50-50 चलती है? कभी हमारे पास खुशी होती है तो कभी गम, कभी हम पूरा देते हैं तो सामने वाला आधा। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे जिंदगी 50-50 नहीं होती, जिंदगी 100% होती है। आज हम बात करेंगे उस सोच की, उस किताब की जो लाखों युवाओं की जिंदगी का नजरिया बदल रही है। जिंदगी 50-50 नहीं, 100% है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। लेखक कहते हैं, आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। कोई दूसरा नहीं आएगा आपको बचाने, न कोई सुपर हीरो, न कोई भगवान। जो फैसले आपने लिए हैं उसका फल आपको ही मिलेगा। ये सोच जब आ जाती है तब इंसान शिकायत करना छोड़कर अपना रास्ता खुद बनाना शुरू कर देता है। जब हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह अपनी मान लेते हैं तब हम कंट्रोल में आते हैं और यहीं से बदलाव शुरू होता है। लेखक कहते हैं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तुम्हारे बॉस, तुम्हारे माता पिता, या वो दोस्त जिसने तुम्हें धोखा दिया? नहीं, जिम्मेदारी तुम्हारी है 100%। अगर तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो तो फिर उसके हर पहलू की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होनी चाहिए। कई बार हम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। नौकरी नहीं मिली क्योंकि सिस्टम खराब है, रिलेशनशिप टूटा क्योंकि सामने वाला बदल गया, मार्क्स कम आए क्योंकि टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक तुम अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में दोगे। और जो इंसान अपनी जिंदगी की बागडोर दूसरों के हाथ में दे देता है वो कभी अपना भविष्य नहीं बना सकता। लेखक ने एक स्टार्टअप शुरू किया था और बाद में वो विफल हो गया। वो उस समय चाहते तो अपने इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स या टीम को दोष दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक सवाल खुद से पूछा, क्या ये मेरा फैसला था? क्या मैं जानता था कि रिस्क है? क्या ये मैंने चुना था? जब जवाब हाँ था तब उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली और यहीं से उन्होंने दोबारा उठने की शुरुआत की। जब हम अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेते हैं तो हार भी सीख बन जाती है। ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्क क्या है? ब्लेम का मतलब है किसी और को दोष देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अपने हिस्से की अकाउंटेबिलिटी लेना। अगर आपके पापा ने आपको कोई गलत सलाह दी और आपने उस पर एक्शन लिया तो ब्लेम पापा का हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है कि आपने आंख बंद करके मान लिया। जब तक हम ब्लेम करते रहेंगे तब तक हम खुद को पावरलेस महसूस करेंगे, लेकिन जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम एम्पावर्ड महसूस करते हैं। लेखक बताते हैं कि जिम्मेदारी लेना सिर्फ एक बोल्ड स्टेप नहीं है, ये एक हैबिट बननी चाहिए। हर दिन खुद से कुछ सवाल पूछो, आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती की, क्या मैं आज के अपने डिसीजन से खुश हूँ? सफल लोग खुद हर दिन जर्नलिंग करते हैं और अपने दिमाग का डेटा बाहर लाते हैं। इससे क्लैरिटी मिलती है और क्लैरिटी से डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। क्या आपको किसी चीज से डर लगता है? नई शुरुआत करने से, किसी को सच बताने से, या फिर कहीं फेल हो जाने से? लेखक कहते हैं, डर तो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन पछतावा पूरी जिंदगी रह जाता है। डर एक स्वाभाविक भावना है, हर कोई डरता है। कोई रिजेक्शन से डरता है, कोई फेलियर से, कोई जजमेंट से और कोई अकेलेपन से। लेकिन फर्क वहां आता है जहां कुछ लोग डर के आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग डर के पीछे छिप जाते हैं। जो डर के पीछे छिप जाते हैं उनके पास कुछ साल बाद सिर्फ काश रह जाता है। पछतावा, वो दर्द जो समय के साथ और बढ़ता है। लेखक ने अपनी जिंदगी के कई ऐसे मौके गिनाए जहां वो चाहें तो डर के कारण रुक सकते थे। जैसे जब उन्होंने अपनी सिक्योर जॉब छोड़ी, जब वो पब्लिक स्पीकिंग में आए, जब उन्होंने खुद को वल्नरेबल किया, लेकिन उन्होंने डर को फेस किया और इसलिए पछतावे से बचे। डर टेम्पोरेरी है लेकिन रिग्रेट परमानेंट है। डर को पहचानो, स्वीकारो और आगे बढ़ो। डर को पहचानो, आइडेंटिफाई योर फियर। क्या आप फेलियर से डरते हैं या लोग क्या कहेंगे उससे? डर को स्वीकारो, एक्सेप्ट इट। खुद से कहो, हाँ मुझे डर लग रहा है और ये ठीक है। डर के साथ आगे बढ़ो, एक्ट डिस्पाइट फियर। डर को कम मत करो, डर के साथ चलना सीखो। लेखक बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। वो ऑडियंस के सामने आते ही घबरा जाते थे, लेकिन उन्होंने हर बार छोटे छोटे कदम उठाए। टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन किया, वीडियो रिकॉर्डिंग की
धीरे धीरे खुद को ओपन किया और आज वो लाखों लोगों के सामने बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने डर को रोका नहीं, समझा और पार किया। लेखक हमें एक जबरदस्त सवाल देते हैं, 10 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो किस बात का पछतावा हो सकता है? अगर जवाब मिल गया तो बस वहीं से शुरुआत करें, क्योंकि जो आज टाल रहे हो वही कल रिग्रेट बन जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे कौन सी जॉब लें, किससे शादी करें, कहाँ जाएं, कौन सी डिग्री करें। लेकिन लेखक कहते हैं जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। हम हर दिन हजारों डिसीजंस लेते हैं, सुबह 6 बजे उठें या स्नूज दबाएं, काम शुरू करें या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करें, सच बोलें या चुप रहें। ये छोटे फैसले ही हमारी डेली हैबिट्स बनाते हैं और हैबिट से ही बनती है पूरी लाइफ आइडेंटिटी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले तो हर दिन के छोटे फैसलों को सुधारना होगा। लेखक इस अध्याय में कंपाउंड इफेक्ट की बात करते हैं, जैसे पैसे की SIP हर महीने थोड़ी सी होती है लेकिन सालों बाद उसका बड़ा असर होता है, वैसे ही हर दिन थोड़ा बेहतर काम करने से कुछ महीनों में मैसिव इंप्रूवमेंट आता है। रोज 10 पन्ने पढ़ने से साल भर में 12 किताबें, हर दिन 1% बेहतर तो 1 साल में 37 गुना ग्रोथ। हर छोटा डिसीजन एक बड़ी आदत बन सकता है और हर आदत आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। नहीं, बस कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो। कहाँ ध्यान देना है, मैक्रो गोल्स या माइक्रो एक्शंस? लेखक सिखाते हैं कि मैक्रो गोल्स जैसे मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, मैं फिट होना चाहता हूँ, मैं रिच बनना चाहता हूँ, ये तो बस सपने हैं। माइक्रो एक्शंस जैसे आज 30 मिनट वॉक करना, आज 100 रुपए बचाना, आज एक वीडियो बनाना, यही वो चीजें हैं जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाती हैं। छोटे एक्शंस को इतना स्ट्रांग बना दो कि बड़े ड्रीम्स खुद पूरे हो जाएं। माइक्रो हैबिट ट्रैकर बनाओ, हर दिन 3 छोटे काम लिखो जो तुम्हें गोल के करीब ले जाएं। कंसिस्टेंसी कैलेंडर, हर बार जब वो काम करो एक टिक लगाओ। विजुअल मोटिवेशन से कंसिस्टेंसी आसान होती है। डिसीजन फिल्टर, हर बार कोई काम करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? हम अपने करियर को जानते हैं, अपने रिश्तों को जानते हैं, दुनिया की खबरें भी जानते हैं, लेकिन क्या हम खुद को जानते हैं? लेखक कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस इज द बिगेस्ट सुपर पावर। जिस इंसान को खुद की सोच, भावनाएं और आदतें समझ आ गईं, उसकी जिंदगी में क्लैरिटी आ गई। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप जानते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं। इसका असली मतलब है मैं जो हूं वो क्यों हूं। जब आप खुद को नहीं समझते तो आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर जीते हो। आप दूसरों की तारीफ से खुश और आलोचना से टूट जाते हो। लेकिन जब सेल्फ अवेयरनेस आती है तब आप अपने डिसीजंस, रिएक्शंस और इमोशंस को सच में समझने लगते हो। सेल्फ अवेयरनेस और डिसीजंस का कनेक्शन। लेखक एक पावरफुल बात कहते हैं, हम सब सही फैसले लेना चाहते हैं लेकिन हम खुद को नहीं जानते तो सही फैसला ले कैसे सकते हैं? अगर आपको नहीं पता कि आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, रिस्क लेना पसंद है या कंफर्ट, अकेले काम बेहतर करते हो या टीम में, तो आपके करियर, रिलेशनशिप और गोल्स सब दूसरों के हिसाब से चलेंगे। लेखक बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब वो बहुत सक्सेसफुल दिखते थे, लोग उन्हें एडमायर करते थे, इवेंट्स में वो स्पीकर थे, लेकिन अंदर से वो कंफ्यूज्ड और खोए हुए थे। तभी उन्होंने एक सवाल पूछा खुद से, क्या मैं वही इंसान बन रहा हूं जो मैं खुद के लिए बनना चाहता था या जो दुनिया को पसंद आएगा? इस सवाल ने उन्हें अपनी जिंदगी का रुख बदलने पर मजबूर कर दिया। सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं? सेल्फ इंक्वायरी, खुद से सवाल पूछो, मैं कब सबसे ज्यादा खुश होता हूं? कौन सी चीज मुझे ट्रिगर करती है? मेरी वैल्यूज क्या हैं? जर्नलिंग, हर दिन खुद से मिलो, हर रात 5 मिनट लिखो, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, क्या ये मेरे कंट्रोल में था? जर्नलिंग से आप अपने पैटर्न्स को पहचानने लगते हो। सॉलिट्यूड, खुद के साथ समय बिताओ, हर दिन 10 मिनट अकेले बैठो, बिना मोबाइल, बिना बात, सिर्फ खुद के साथ। यही साइलेंस आपकी असली आवाज को सुनने में मदद करेगा। सेल्फ अवेयरनेस का इम्पैक्ट, हर पहलू में सुधार। करियर, आप वो काम चुनते हैं जो आपको सच में पसंद है,
रिलेशनशिप्स, आप दूसरों को ब्लेम करना छोड़कर खुद को समझते हैं। मनी, आप अपनी स्पेंडिंग और अर्निंग हैबिट्स पहचान पाते हैं। हेल्थ, आप समझते हैं कि कब स्ट्रेस खा रहा है, कब आराम चाहिए। अगर आप खुद को नहीं समझते तो आप अपने डिसीजंस के गुलाम बन जाते हैं। दुनिया आपको कई नाम देगी, सक्सेसफुल, फेल, अच्छा, बुरा, लेकिन असली नाम वो है जो आप खुद को अंदर से देते हो। अब सवाल ये है, क्या आप खुद से मिलना चाहेंगे? कितनी बार आपने सोचा है, कल से पक्का जिम जाऊंगा, अब हर दिन किताब पढ़ूंगा, अब सोशल मीडिया कम करूंगा, लेकिन फिर मोटिवेशन खत्म हो जाता है और आप वहीं लौट आते हैं जहां थे। लेखक इस अध्याय में साफ कहते हैं, मोटिवेशन झूठ बोलता है, डिसिप्लिन ही सच है। मोटिवेशन एक भावनात्मक झूठ है। लेखक बताते हैं कि मोटिवेशन टेम्पररी होता है। वो यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील या किसी स्पीच के बाद कुछ मिनटों के लिए आता है, लेकिन जैसे ही चैलेंज सामने आता है वो उड़ जाता है। मोटिवेशन कहता है तू कर सकता है, लेकिन जब सुबह 5 बजे अलार्म बजता है तो मोटिवेशन सो जाता है। डिसिप्लिन, हर रोज का निर्माण, इसका मतलब है काम तब करना जब मन ना हो, कंसिस्टेंसी रखना जब रिजल्ट ना दिखे, खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना। डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, लेकिन वहीं से ग्रेटनेस आती है। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बार बार वही काम करते हैं, चाहे मन करे या नहीं। कंटेंट क्रिएटर्स हर हफ्ते कंटेंट बनाते हैं, ना उन्हें हर बार इंस्पिरेशन मिलता है, ना हर बार आइडिया आता है, लेकिन फिर भी वो लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, पोस्ट करते हैं, क्योंकि वो मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हर दिन करने का काम करते हैं, बिना बहाना दिए। लेखक कहते हैं, मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराएगा, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाएगा। लेखक के 3 डिसिप्लिन रूल्स, रूटीन बनाओ ताकि सोचने की जरूरत ना पड़े। हर दिन तय करो कब पढ़ना है, कब काम करना है, कब आराम। ट्रैक योर एफर्ट, रिजल्ट्स नहीं, कंसिस्टेंसी देखो। हर दिन का प्रोग्रेस ट्रैक करो, क्या मैंने आज अपना काम पूरा किया। अकाउंटेबिलिटी रखो, खुद को जवाब दो। अगर कोई आपको टोकता नहीं तो आप खुद अपने लिए जिम्मेदार बनो। क्या आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं या फिर आपको अपने काम में असली सेटिस्फैक्शन मिलता है? क्या आप हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं या आप अपने पैसे को ग्रो करना जानते हैं? लेखक सबसे जरूरी पहलुओं पर बात करते हैं, करियर और मनी, और कहते हैं अगर इन 2 चीजों में क्लैरिटी नहीं है तो जिंदगी बार बार कंफ्यूजन में फंसेगी। इसलिए करियर और पैसों को लेकर 100% क्लैरिटी जरूरी है। करियर, पैशन के पीछे भागना या प्रैक्टिकल बनना। हर बार पैशन फॉलो करना सही नहीं होता। कभी कभी आपको वो काम करना होता है जो प्रैक्टिकल हो, जो सीख दे, जो इनकम दे। करियर में डायरेक्शन जरूरी है, स्पीड नहीं। आप जिस रास्ते पर हैं वो सही है या नहीं, यह ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आप कितनी तेजी से भाग रहे हैं। बहुत से लोग सैलरी बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि क्या ये काम उन्हें अंदर से फुलफिल करता है या नहीं। इसलिए करियर को एक लॉन्ग टर्म जर्नी की तरह देखो, ना कि 6 महीने में करोड़पति बनने का शॉर्टकट। मनी, पैसा सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है। लेखक किताब में बोल्डली कहते हैं, पैसे को ना तो भगवान बना दो और ना ही शैतान। मनी एक टूल है और हमें उसे चलाना आना चाहिए। मनी से जुड़ी कुछ गलत सोच। पैसे की बात करना गलत है। अमीर लोग लालची होते हैं, पैसा खुशी नहीं देता। लेखक कहते हैं, मनी डजंट बाय हैप्पीनेस बट इट बाइज फ्रीडम एंड फ्रीडम गिव्स हैप्पीनेस। फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है लेकिन सिखाई नहीं जाती। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे स्कूल या कॉलेज में हमें इन्वेस्टमेंट, बजटिंग, सेविंग, क्रेडिट कार्ड यूसेज, इंश्योरेंस कुछ भी नहीं सिखाया जाता। इसीलिए खुद सीखो, बुक्स पढ़ो, यूट्यूब चैनल्स देखो, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करो, EMI और लोन को समझो। लेखक कहते हैं कि आपकी इनकम कितनी है ये उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है कि आप कितना बचा पाते हैं। बहुत से लोग ज़्यादा कमाते हैं लेकिन उतना ही खर्च भी करते हैं। इसलिए करियर जर्नल बनाओ। क्या मैं अपने काम से सीख रहा हूँ? क्या मैं इसमें ग्रो कर रहा हूँ? क्या मैं इसे अगले 5 साल करना चाहूँगा? मनी ट्रैकर बनाओ। हर महीने की इनकम और खर्च लिखो, एनालाइज करो, कहाँ ओवर स्पेंड कर रहे हो। फाइनेंस सीखना शुरू करो,
किताबें जैसे रिच डैड पुअर डैड, बजटिंग एप्स, म्यूचुअल फंड्स बेसिक्स पढ़ो। करियर का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, खुद को बनाना भी है। पैसे के साथ रिश्ता सुधारो, ना उसे भगवान बनाओ ना दुश्मन। फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करता है, ना कि तुम उसके लिए। रिश्ते तो हर किसी के पास होते हैं, पर क्या हर कोई उन्हें निभा पाता है? क्या हम अपने रिश्तों को उतना वक्त, समझ और स्पेस देते हैं जितना वो डिजर्व करते हैं? और अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, तो किसी और से ईमानदारी निभाना नामुमकिन है। खुद से रिश्ता सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है। जब तक आपका अपने आप से रिश्ता ठीक नहीं, आप दुनिया में किसी के साथ हेल्थी रिलेशन नहीं बना सकते। अगर आप खुद से खुश नहीं हैं, तो आप दूसरे से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रखेंगे। अगर आप खुद से जुड़ नहीं पाए, तो दूसरों से कम्युनिकेशन टूट जाएगा। सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं है, ये खुद को जानना, स्वीकारना और बेहतर बनाना है। रिश्तों में कम्युनिकेशन ही ऑक्सीजन है। लेखक कहते हैं, रिश्ते बोलने से टूटते नहीं, ना बोलने से टूटते हैं। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो उसे समझना चाहिए, मैंने मना नहीं किया, पर मतलब ना ही था। लेकिन कोई भी इंसान मन नहीं पढ़ सकता, इसलिए बात करना, खुलकर बोलना रिश्तों को बचाता है। एक्सपेक्टेशंस बिना कम्युनिकेशन के फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपने मैरिज में एक बात बहुत लेट समझी कि सिर्फ प्रोवाइड करना ही काफी नहीं होता। पार्टनर को सुनना, स्पेस देना, ओपन कम्युनिकेशन रखना, ये ज्यादा जरूरी है। उन्होंने थेरेपी ली, खुद को समझा और रिश्तों को प्रायोरिटी दी, तभी जाकर हार्मनी बनी। लेखक जोर देते हैं कि हर अच्छे रिश्ते में बाउंड्रीज जरूरी होती हैं। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं कि आप दूरी बना रहे हो, बल्कि ये कि आप क्लियर हो कि किस चीज से आप अनकंफर्टेबल होते हैं, कब आपको वक्त चाहिए, कब आप ना कहना चाहते हैं। बाउंड्रीज सेट करना दूसरों को दूर करना नहीं होता, बल्कि खुद को खोने से बचाना होता है। कई बार पेरेंट्स या फ्रेंड्स बिना पूछे लाइफ डिसीजंस में घुसते हैं और ये कंट्रोल बन जाता है। हमें समझना होता है कि रिश्ता तब बेहतर होता है जब उसमें रिस्पेक्ट हो, ना कि डर या गिल्ट। इसीलिए नो कहना सीखो, बिना गिल्ट के, प्यार से, मजबूती से। इसलिए सेल्फ रिलेशनशिप ऑडिट करें। क्या मैं खुद को समझता हूँ? क्या मैं खुद के प्रति ईमानदार हूँ? हर हफ्ते अपने किसी करीबी से एक खुली बातचीत करें, बिना डर, बिना जबरदस्ती। बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइन करें। क्या मुझे स्पेस चाहिए? कब मैं थक जाता हूँ? मुझे क्या हर्ट करता है? रिश्ते प्यार से नहीं, समझ से टिकते हैं। सबसे बड़ा रिश्ता खुद से होता है, बाकी सब उसके बाद आता है। क्या आपने कभी कोई गलती की है? कोई ऐसा फैसला जिससे सब बिगड़ गया? अब सवाल ये नहीं है कि आपने गलती की या नहीं, सवाल ये है क्या आपने उस गलती से कुछ सीखा या नहीं। क्योंकि गलतियां करना गलत नहीं है, उनसे ना सीखना गलत है। इसलिए गलती करने से मत डरिए, गलती दोहराने से डरिए। गलती लर्निंग का सबसे असली तरीका है। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक जबरदस्त सच्चाई से करते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं, गलती मत करना, सब सोच समझ कर करना। पर असल में सीख सबसे गहरी वहीं से आती है जहां सबसे बड़ी ठोकर लगती है। बचपन में साइकिल चलाना गिरकर ही सीखते हैं, तैरना डूबते डूबते सीखते हैं। प्यार में समझदारी भी हार्ट ब्रेक से ही आती है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने एक स्टार्टअप में भारी गलती की थी। उन्होंने टीम में गलत लोगों पर भरोसा किया, पैसे की प्लानिंग में चूक की और बिजनेस बंद करना पड़ा। लेकिन उन्होंने उस गलती को छिपाया नहीं, बल्कि उसे ओपनली स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने उससे सीखा टीम कैसे बनानी चाहिए, क्लैरिटी कैसे रखनी चाहिए, ईगो को कैसे दूर करना चाहिए। यही लर्निंग उन्हें अगली बार सक्सेस तक ले गई। गलती करना आपकी इंसानियत है, उसे सुधारना आपकी समझदारी है। लेखक एक जरूरी बात समझाते हैं, मिस्टेक एक बार होती है, पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। अगर आप बार बार टॉक्सिक लोगों को चुनते हैं या बार बार अपने गोल से भटकते हैं, तो वो गलती नहीं, अब पैटर्न है। इसलिए पहचानिए, आप गलती कर रहे हैं या खुद को दोहरा रहे हैं। इसलिए मिस्टेक रिफ्लेक्शन शीट बनाइए। मेरी सबसे बड़ी 3 गलतियां क्या रही हैं? मैंने उनसे क्या सीखा? क्या मैं उन्हें दोहरा रहा हूं? अगली बार कोई गलती हो, उसे छिपाने की बजाय खुद से और दूसरों से स्वीकार करें। गलती से भागने वाले जिंदगी से भी भाग जाते हैं। सच्चे विनर्स वो हैं जो सबसे पहले बोलते हैं, हाँ, ये मेरी गलती थी,
आपकी सबसे बड़ी गलती आपकी सबसे बड़ी टीचर बन सकती है। अगर आप सुनना चाहें, हम सब कुछ बदलना चाहते हैं, दूसरों को, हालात को, अपने अतीत को, लेकिन लेखक कहते हैं जो चीज आप स्वीकार नहीं कर सकते उसे आप कभी सुधार भी नहीं सकते। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि इस वक्त ये मेरी सच्चाई है और अब मैं इससे आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढूंगा। कोई रिश्ता टूट गया, उसे स्वीकार करें। हेल्थ खराब है, पहले मानिए पैसा नहीं है। उस सच्चाई से भागिए मत। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो क्या होता है? आप हमेशा कंप्लेन करते हैं, मेरे साथ ही क्यों हुआ? आप दूसरों को ब्लेम करते हैं। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो आप स्टक हो जाते हैं, ना पीछे जाते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं। जब आप सच्चाई को नकारते हैं तो आप खुद को झूठ के पिंजरे में बंद कर देते हैं। हम अक्सर हालात को जैसा होना चाहिए था से कंपेयर करते हैं और यहीं से दुख की शुरुआत होती है। जॉब नहीं मिली, मुझे मिल जानी चाहिए थी। रिलेशनशिप चला गया, हमेशा साथ रहने वाला था, लेकिन जो नहीं हुआ वो बस एक कल्पना थी। सच्चाई कुछ और है और सच्चाई से ही जिंदगी बनती है, कल्पनाओं से नहीं। लेखक शेयर करते हैं कि एक बार उन्हें सीरियस हेल्थ इश्यू हुआ। पहले उन्होंने इग्नोर किया, फिर डिनायल में चले गए, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। पर जब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, अब मेरी बॉडी कुछ और डिमांड कर रही है, तभी से हीलिंग शुरू हुई। हर बार जब आप गुस्सा, दुख या फ्रस्ट्रेशन महसूस करें, खुद से पूछिए, मैं किस सच्चाई से भाग रहा हूं? क्या मैं इसे पूरी तरह स्वीकार रहा हूं? हर दिन 10 मिनट शांति में बैठकर बस अपने आज की स्थिति को महसूस कीजिए, बिना बदले, बिना जज किए। तुम्हारी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, किसी की नहीं होती, लेकिन जो इम्परफेक्ट चीजों को प्यार से अपनाना सीख जाता है वो सबसे ज्यादा शांति से जीता है। क्या किसी ने आपके साथ धोखा किया? किसी ने आपकी उम्मीद तोड़ी? किसी ने ऐसा दर्द दिया है जिसे आप आज तक भूल नहीं पाए? लेकिन क्या आप जानते हैं, जब आप किसी को माफ नहीं करते तो असल में आप खुद को कैद कर लेते हैं। लेखक बताते हैं कि जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हम सोचते हैं, अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो वो जीत जाएगा। अगर मैं भूल गया तो क्या मेरी फीलिंग्स बेकार थीं? क्या माफ करना कमजोरी है? लेकिन ये सारी सोच हमारे अंदर जहर बन जाती है, जो धीरे धीरे हमें ही अंदर से तोड़ती है। माफ करना ये नहीं है कि आप उस इंसान के किए को सही मान रहे हैं, बल्कि माफ करना ये है कि अब आप उस गलती को अपनी पीस छीनने नहीं देंगे। लेखक बताते हैं कि उनके कुछ पुराने दोस्तों ने उन्हें बहुत हर्ट किया। कई सालों तक वो उस बात को लेकर नाराज रहे, लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं अब भी उन्हीं लोगों की वजह से अपनी शांति खो रहा हूं? और तभी उन्होंने उन्हें दिल से माफ किया, किसी को बताने के लिए नहीं, बल्कि खुद को आजाद करने के लिए। लेखक एक गहरी बात कहते हैं, फॉरगिव करो ताकि तुम आगे बढ़ सको, लेकिन सबक याद रखो ताकि दोबारा धोखा ना खाओ। इसलिए बाउंड्रीज मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन गुस्से को कैरी करना जरूरी नहीं। इसलिए फॉरगिवनेस लेटर टेक्निक अपनाओ। उस इंसान को इमेजिन करते हुए एक चिट्ठी लिखो जिसमें सारी फीलिंग्स बाहर निकाल दो। चाहे भेजो या नहीं, लेकिन खुद को इमोशनल रिलीज दो। इनर पीस प्रैक्टिस। हर दिन 5 मिनट आंख बंद करके उस इंसान की इमेज लाओ और खुद से कहो, मैं अब तुम्हें अपने दिमाग में और जगह नहीं दूंगा। अफर्मेशन रिपीट करें, मैं अब उस दर्द को छोड़ रहा हूं, मैं आजाद हूं, माफ करना मेरी ताकत है। आप तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक दिल में किसी के लिए जहर बचा है। माफ करना क्लोजर नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। दोस्तों, यह अध्याय हमें एक ऐसी चीज पर सोचने को मजबूर करता है जिसे हम अक्सर टालते रहते हैं, मृत्यु, डेथ। लेकिन लेखक इसे डराने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी को पूरी तरह जीने का तरीका बताने के लिए लाते हैं। मृत्यु को समझो ताकि जिंदगी को जी सको। हम सब जी रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में पूरी तरह जी रहे हैं? हम मानते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, पर क्या सच में है? लेखक कहते हैं, डेथ इज नॉट द एंड, इट इज द बिगेस्ट रिमाइंडर दैट लाइफ इज प्रेशियस। मौत से डर क्यों लगता है? मौत से डरना स्वाभाविक है, लेकिन असली डर है अधूरी जिंदगी जीने का, अनसेड बातें रह जाने का, अनलिव्ड ड्रीम्स पीछे छूट जाने का। लेकिन रियलिटी ये है कि हम सब जानते हैं कि एक दिन सब खत्म होगा।
फिर भी जीते ऐसे हैं जैसे सब हमेशा रहेगा। मौत की याद डर नहीं, क्लैरिटी देती है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप अमर नहीं हैं, तभी आप सही मायनों में अपनी प्रायोरिटीज साफ करने लगते हैं। जब आपको पता हो कि 1 साल ही बचा है, तो क्या आप वही काम करेंगे जो आज कर रहे हैं? यही सवाल आपको बताता है कि आपकी जिंदगी का असली मतलब क्या है। लेखक ने बताया कि उन्होंने एक दिन अपने लिए लिखा, अगर मैं 1 साल में मरने वाला होता तो मैं किन चीजों को छोड़ देता, मैं किन चीजों को अपनाता। इस सिंपल एक्सरसाइज ने उन्हें अपने करियर, फैमिली और रिलेशनशिप्स में प्योर ऑनेस्टी और अर्जेंसी दे दी। हम सब मरेंगे, यही सबसे बड़ा ट्रूथ है, लेकिन हम समय को बहुत हल्के में ले लेते हैं, जबकि मौत रोज हमें साइलेंटली याद दिलाती है कि हर एक सेकंड एक मौका है जीने का। हर सुबह एक बार खुद से कहो, मैं अमर नहीं हूं, इसलिए मैं आज पूरी तरह जीऊंगा। उन चीजों को पहचानो जो वक्त बर्बाद कर रही हैं और उन्हें एक एक कर छोड़ो। मौत वो टीचर है जो हमें सिखाती है कि वक्त बेशकीमती है। हर बार जब आप जी भरकर हंसते हैं, मौत थोड़ी देर के लिए हार जाती है। मौत आएगी, ये तो तय है, लेकिन उससे पहले क्या तुम वो जिंदगी जियोगे जिसे जीने का सपना तुम्हारे अंदर है? हम सब डरते हैं असफल होने से, ठुकराए जाने से, गलत साबित होने से और कभी कभी खुद से भी। पर लेखक इस अध्याय में एक गहरा सच बताते हैं, डर का होना गलत नहीं है, डर से भागना गलत है। डर होता क्या है? डर एक इमोशन है जो हमें सुरक्षित रखने के लिए है, लेकिन जब ये इमोशन हमें रोकने लगता है तो वही डर हमारी जिंदगी को छोटा बना देता है। डर कहता है, क्या होगा अगर फेल हो गए? लोग क्या कहेंगे? अगर सब गलत हो गया तो? डर तुम्हें गिरने से नहीं, उड़ने से रोकता है। इसलिए डर से मत भागो, उसे धीरे धीरे फेस करो, स्मॉल स्टेप्स से, कंसिस्टेंट स्टेप्स से। हर डर जरूरी नहीं कि सच हो, पर हर डर कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल जरूर देता है। डर को सिग्नल की तरह यूज करो। डर अक्सर वहां होता है जहां आपकी ग्रोथ छुपी होती है। स्टेज से डर है, स्पीक करना सीखो। रिजेक्शन से डर, अप्लाई करना सीखो। एंटरप्रेन्योरशिप से डर, रिस्क लेना सीखो। जहां डर है वहां रास्ता है। वो 5 चीजें लिखो जिनसे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। हर डर के आगे एक छोटा स्टेप लिखो जिसे तुम आज उठा सकते हो, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। डर को हराने की हर छोटी जीत को रिकॉर्ड करो, जियो और जश्न मनाओ। डर हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारा चुनाव है, डर से पीछे हटोगे या डर के पार जाओगे। जब आप अकेले होते हैं तो क्या आप बेचैन हो जाते हैं? क्या आप खुद से भागते हैं? लेखक एक जरूरी बात कहते हैं, अगर आप अपने साथ अकेले नहीं रह सकते तो आप कभी खुद को पूरी तरह जान नहीं पाएंगे। अकेलापन यानी लोनलीनेस एक पेनफुल फीलिंग है, जबकि अकेले रहना यानी सॉलिट्यूड एक शक्तिशाली अवस्था है। अकेले रहने से आप खुद को सुन पाते हैं, अपनी प्रायोरिटीज समझ पाते हैं, डिसीजन बिना भीड़ के प्रेशर में ले पाते हैं। उसी समय में क्लैरिटी मिलती है, क्या सही चल रहा है, कहाँ सुधार चाहिए और हम कौन हैं, बिना लेबल्स के। वो इसे कहते हैं मीटिंग द रियल मी। हम क्यों भागते हैं अकेलेपन से? लेखक बताते हैं कि जब हम अकेले होते हैं तो हमारे सारे दबे हुए डर, रिग्रेट, गिल्ट और सवाल हमारे सामने आ जाते हैं। इसीलिए हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, फोन, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स। हम हर वक्त दूसरों से घिरे रहना चाहते हैं। हम खुद से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब आप खुद से जुड़ जाते हैं। वरिकू कहते हैं कि अकेले रहना सीखना आपको इमोशनल सेल्फ रिलायंस देता है। आप ओवर एक्सपेक्टेशन से बचते हैं, दूसरों की अप्रूवल के गुलाम नहीं बनते, अपनी इमोशनल बैटरी खुद चार्ज करना सीखते हैं। जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं होती। खुद से जुड़ना दुनिया से जुड़ने की पहली शर्त है। अगर आप अकेले खुश नहीं रह सकते तो भीड़ भी आपको अधूरा ही छोड़ेगी। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। हर किसी से मिलने की कोशिश में कहीं तुम खुद से तो नहीं बिछड़ गए? कभी अपने लिए बैठो चुपचाप, शायद वहीं तुम वो जवाब पाओगे जिसकी तलाश तुम्हें सालों से थी। जब हम दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं तो हम या तो खुद को छोटा समझने लगते हैं या फिर दूसरों से जलने लगते हैं। पर लेखक कहते हैं, कंपैरिजन अगर सही चीज से हो तो वो आपको तोड़ता नहीं बल्कि बनाता है। कंपैरिजन को क्यों गलत कहा जाता है? जब आप किसी की सक्सेस, उनकी सैलरी
उनका रिलेशनशिप या लाइफस्टाइल देखकर खुद को कम समझते हो, तो कंपैरिजन आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन और लो सेल्फ वर्थ पैदा करता है। कंपैरिजन तब जहर बनता है जब आप खुद को मेजर करते हैं दूसरों के यार्डस्टिक से। तुलना करनी ही है तो खुद से करो, अपने कल के वर्जन से। क्या थोड़ा बेहतर डिसीजन ले पाए? क्या थोड़ा ज्यादा शांत थे? क्या थोड़ा कम डरे? यही सही कंपैरिजन है, आप वर्सेस आप, हर दिन। लेखक बताते हैं कि जब वो स्टार्टअप की दुनिया में थे तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास के कई फाउंडर्स करोड़ों कमा रहे थे। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने खुद को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, क्या मैं पीछे हूँ? क्या मैं इनफ नहीं कर रहा? लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया उनकी कहानी, उनका पेस, उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं। और तब से उन्होंने एक मंत्र अपनाया, कंपेयर ओनली विद योर प्रोग्रेस, नॉट विद अदर्स रिजल्ट्स। लेखक जोर देकर कहते हैं कि सोशल मीडिया वो जगह है जहां हर कोई अपना हाईलाइट रील दिखाता है, लेकिन हम उसे अपनी रियलिटी से कंपेयर कर लेते हैं। इसलिए इसका सॉल्यूशन है, स्क्रीन टाइम कम करें। हर बार कंपैरिजन महसूस हो, पॉज करें और खुद से पूछें, क्या मैं आज पहले से थोड़ा बेहतर हूं? आज मैंने क्या बेहतर किया? कल से मैं कैसे अलग था? अगले 24 घंटे में मैं क्या सुधार सकता हूं? हफ्ते में एक दिन सोशल मीडिया ऑफ रखिए और खुद के साथ कनेक्ट कीजिए। रोज आईने में खुद से कहिए, मैं उस इंसान से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं कल था, और यही काफी है। कंपैरिजन को खत्म मत करो, बस उसका डायरेक्शन बदल दो। यू वर्सेस यू, यही एकमात्र कंपटीशन है जो मायने रखता है। जो खुद की जर्नी पर भरोसा करता है वो किसी की स्पीड से परेशान नहीं होता। कभी खुद से पूछा है, जिससे तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो, क्या उसकी लड़ाई, उसका सफर, उसकी सच्चाई तुम्हारी जैसी है? कभी आप महसूस करते हैं कि जिंदगी आपके काबू में नहीं है, जैसे सब कुछ किसी और के डिसीजन से चल रहा है? लेखक इस अध्याय में कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर लगता है, लेकिन वहीं से आज़ादी शुरू होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने मतलब है, अब से मेरी जिंदगी मेरी टर्म्स पर चलेगी। ज्यादातर लोग शिकायत करते रहते हैं, मेरे बॉस अच्छे नहीं हैं, घर वाले समझते नहीं हैं, मेरे पास मौके नहीं हैं। लेकिन जो लोग सच में ग्रो करते हैं वो हर स्थिति में पहले खुद से सवाल करते हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ी और खुद का स्टार्टअप शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने खुद से एक वादा किया, अब अगर कुछ बिगड़ा तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, और अगर कुछ बना तो मैं उसे सेलिब्रेट करूंगा, बिना घमंड के। यही माइंडसेट ने उन्हें हर स्टेप पर सीखने, बदलने और आगे बढ़ने में मदद की। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपको पीड़ित से खिलाड़ी बना देता है। कई लोग गलती करते हैं और गिल्ट में डूब जाते हैं, जबकि जिम्मेदारी लेने का मतलब है, हाँ मैंने गलती की और अब मैं उसे सुधारूंगा। नो शेम, जस्ट ओनरशिप। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप वेट नहीं करते मौकों का, आप उन्हें बनाते हैं। आप दूसरों की तारीफ के गुलाम नहीं रहते, आप रिएक्शंस की जगह डिसीजंस लेने लगते हैं। और सबसे जरूरी बात, आपको खुद पर भरोसा बनने लगता है। तभी आप अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू करते हैं। क्या आपने कभी कुछ पूरे दिल से किया है लेकिन नतीजा नहीं आया और फिर खुद को कोसा? लेखक इस अध्याय में हमें सिखाते हैं, एफर्ट में कंसिस्टेंसी रखो, नतीजे अपने समय पर आएंगे, और कभी कभी वो जो तुम सोच भी नहीं सकते थे। रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग परेशान करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग मेहनत इसलिए करते हैं ताकि रिजल्ट जल्दी आए, एग्जाम इसलिए देते हैं ताकि नंबर आए, कंटेंट बनाते हैं ताकि व्यूज आए, और जब रिजल्ट ना आए तो सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है, मोटिवेशन टूट जाता है, कंसिस्टेंसी गायब हो जाती है। अगर आप सिर्फ नतीजों से मोटिवेटेड हैं तो आप थक जाएंगे। अगर आप प्रोसेस से मोटिवेटेड हैं तो आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने YouTube चैनल शुरू किया तो शुरू के कई वीडियो पर बहुत कम व्यूज आए। अगर वो सिर्फ व्यूज के पीछे भागते तो शायद रुक जाते, लेकिन उन्होंने फोकस किया, एक अच्छा वीडियो बनाना हर बार। आज जब लाखों लोग उनके वीडियो देखते हैं तो वो जानते हैं रिजल्ट नहीं, एफर्ट ने उन्हें वहां तक पहुंचाया। एफर्ट पर फोकस कैसे रखें जब रिजल्ट नहीं दिखता? लेखक एक पावरफुल माइंडसेट सिखाते हैं, क्या मैं अपना 100% दे रहा हूं? अगर हाँ,
तो नतीजा चाहे जो हो, आप जीत रहे हैं। हर काम करने के बाद खुद से कहें, मैंने अपना काम किया, अब जो होगा देखा जाएगा। इससे एंजाइटी कम होती है, आप लंबे समय तक मोटिवेटेड रह पाते हैं, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आप प्रोग्रेस मेजर कर सकते हैं और सबसे जरूरी, आप अंदर से स्ट्रांग बनते हैं। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे बेहतरीन चीजें तब हासिल की जब आपने नतीजों की परवाह छोड़ी और सिर्फ अपना 100% देना शुरू किया। यह अंतिम अध्याय किताब का सार है, एक ऐसी सीख जो न सिर्फ इस किताब को बल्कि आपकी जिंदगी को भी एक नया नजरिया दे सकती है। हम मानते हैं कि जिंदगी एक समझौता है, 50% हमारा, 50% किस्मत का, 50% हमारा, 50% दूसरों का। लेकिन लेखक इस अंतिम अध्याय में कहते हैं, जब तक आप जिंदगी को 50-50 मानते रहेंगे, आप खुद को अधूरा ही समझते रहेंगे। जिंदगी आधी आधी नहीं हो सकती। जब आप सोचते हैं कि ये मेरी गलती नहीं थी, उसने किया, मैं क्या करता, वक्त खराब था, मैं मजबूर था, तो आप खुद को एक विक्टिम बना लेते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं, ये मेरी जिंदगी है, मैं 100% जिम्मेदार हूं, तभी आप अपना फ्यूचर भी 100% कंट्रोल करना शुरू करते हैं। ओनरशिप अधूरी नहीं होती, या तो आप जिम्मेदार हैं या नहीं हैं। 100% जीने का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट होंगे। इसका मतलब है आप हर दिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप खुद से कहेंगे, अगर गलती हुई तो मैं सीखूंगा, अगर डर लगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर गिरा तो फिर उठूंगा, लेकिन ब्लेम नहीं करूंगा। यही होता है जिंदगी को 100% जीना। लेखक बताते हैं कि उन्होंने एक प्रिंसिपल अपनाया, हर चीज जो मेरी जिंदगी में हो रही है, मैं उसका हिस्सा हूं, इसलिए मैं ही उसे बदल सकता हूं। इस सोच ने उन्हें ज्यादा शांत बनाया, ज्यादा जिम्मेदार और सबसे जरूरी, ज्यादा आजाद बनाया। जब भी कोई मुश्किल डिसीजन आए, अपने आप से कहो, मैं इस फैसले का मालिक हूं और मैं इसके नतीजे को स्वीकार करूंगा। जिंदगी में कुछ भी अधूरा मत छोड़ो, ना ख्वाब, ना मेहनत, ना जिम्मेदारी। आप तब तक अधूरे रहेंगे जब तक खुद को 100% नहीं अपनाते। 100% जिंदगी वही जीता है जो 0% ब्लेम करता है। जिंदगी तुम्हारे पास एक बार आती है, उससे आधा अधूरा रिश्ता मत रखो, उसे पूरी तरह गले लगाओ, गलतियों के साथ, डर के साथ, लेकिन ईमानदारी से। क्योंकि जब तुम 100% जिंदा होते हो, तभी जिंदगी 100% तुम्हारी बनती है। तो दोस्तों, ये जिंदगी आपकी है और ये एक बार मिलती है। उसे किसी और के हिसाब से मत जियो, मत रोको खुद को, मत तोलो खुद को, बस 100% जियो, हर दिन, हर फैसले में। क्योंकि जब तुम पूरी जिम्मेदारी लेते हो, तभी जिंदगी तुम्हें पूरा इनाम देती है। और अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को प्रभावित किया हो और अगर आपने अंदर से कुछ महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।